फ्रेंड्स, मॉडल केम स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में आज हम 11th क्लास के पॉलिटिकल साइंस का जो है फर्स्ट लेसन शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ 11th क्लास के पॉलिटिकल साइंस की हमारी 2 बुकें हैं। सबसे पहली तो है भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार। दूसरी बुक है हमारी राजनीतिक सिद्धांत। हमारी 2 बुकें हैं +1 के कोर्स में। तो आज हम पहली बुक का फर्स्ट लेसन शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है संविधान क्यों और कैसे। तो सबसे पहले शुरू करने से बता देना चाहता हूँ, जिन बच्चों ने पॉलिटिकल साइंस की जो हमारी क्लासेज हैं उनके लिए हमारी एनसीईआरटी की बुकें ज़रूरी हैं। उनको अच्छे से पढ़ें मन लगाकर, तब जाकर आप इन लेसनों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। हमारी वीडियो या ऑनलाइन जो बताया गया है उनको अच्छे से पढ़ें। तो सबसे पहले संविधान क्या है या भारतीय संविधान एक ऐसा दस्तावेज है, यानी कि अगर हम कहें इसकी रूपरेखा संविधान की आज़ादी से पहले ही शुरू हो गई थी, जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, या कह सकते हैं दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ 1945 में। तो ब्रिटेन का सारा ध्यान विश्व युद्ध पर जो कह सकते हैं लगा हुआ था। इसी दौरान भारत में आज़ादी की अनेक कह सकते हैं कि आंदोलन चले या संगठन बने भारत में, और आज़ादी स्वतंत्रता के लिए लोगों ने इकट्ठे होना, संगठित होना शुरू कर दिया, और अंग्रेज़ों को बाहर निकालने का अपना जो कह सकते हैं कि मकसद उन्होंने ठान लिया था। इससे भारतीय संविधान बनाने का जो सिस्टम था, जो हमारे राष्ट्रवादी नेता थे, उन्होंने संविधान को निर्मित करने पर बल दिया। एक ऐसा संविधान भारत का होना चाहिए ताकि भारत जब आज़ाद हो तो इस संविधान के अकॉर्डिंग देश को चलाया जाए। तो एक क्या था, लिखित दस्तावेज। भारतीय संविधान, इसको बनाने वाली जो संस्था थी उसको संविधान सभा का नाम दिया गया, संविधान सभा। इसका जो अध्यक्ष था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और एक प्रारूप समिति थी, उसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इन्होंने जो संविधान था उसका ढांचा तैयार किया। सबसे पहले इनके जो सदस्य थे वो हमारे 385 सदस्य संगठित किए थे, जिसमें से 292 सदस्य प्रतिनिधि चुने गए थे। 10 लाख में से 10 लाख की जनसंख्या में एक चुना जाना था। और 93 सदस्य जो थे वो देशी रियासतों से थे। यानी कि जब अगर हम जिक्र करें तो आज़ादी के बाद या आज़ादी के समय भारत में 365 रियासतें थी। इन 365 रियासतों में से 93 सदस्य जो है चुने जाने थे। और 292 सदस्य कौन से थे, भारत के प्रतिनिधियों में से, जो मतलब 10 लाख की जनसंख्या में एक प्रतिनिधि चुना गया। लेकिन इन 385 में से जब भारत आज़ाद हुआ, यानी कि आज़ादी के तुरंत बाद पाकिस्तान बना, भारत अलग अलग 2 देश हो गए, तो भारत के जो अलग बच गए थे वो 308 सदस्य बच गए थे।
ये संविधान सभा के सदस्य। संविधान सभा के सदस्य, इन्होंने संविधान के सभा के सदस्यों ने मिलकर 2 वर्ष 11 महीने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में भारतीय संविधान को तैयार किया। भारतीय संविधान को तैयार किया 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में। इसके बाद जब दिसंबर 1947 में जब माउंटबेटन को आज़ादी के 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ 1947 को, आज़ादी के बाद जो संविधान सभा का जो आखिरी कह सकते हैं कि सम्मेलन हुआ, जिस पर पूर्ण कह सकते हैं कि अपनी लागू करने का जो सिस्टम था, लगभग दिसंबर 1947 में BN राव को जो है इनका अध्यक्ष चुना गया था। प्रारूप समिति और संविधान सभा के जो सदस्य थे उनके अंत में BN राव की अध्यक्षता में आखिरी जो है सम्मेलन कह सकते हैं कि बैठक हुई, और उसी दौरान भारतीय संविधान को अंतिम रूप दिया गया और इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। जब भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू करने के पीछे मकसद क्या था? तैयार तो हमारा पहले ही हो चुका था, अंतिम रूप दिया गया था 1947 में, लेकिन तैयार लागू करने का जो सिस्टम था वो अंतिम रूप से 1949 तक, 26 जनवरी तक क्यों वेट किया गया? 26 जनवरी 1930 यानी कि 1929 लाहौर अधिवेशन में भारतीय जो राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने लाहौर अधिवेशन में भाग लिया था, उन्होंने अंग्रेजों के सामने भारत को आज़ाद करने की सिफारिश की। वहाँ पर एक निश्चित कर दिया जाता है कि 26 जनवरी 1930 को भारत आज़ाद कर दिया जाएगा, लेकिन अंग्रेजों ने भारत को आज़ाद नहीं किया। उस डेट यानी कि 26 जनवरी का दिन है जो भारत आने वाले समय में उसको आज़ादी के रूप में मनाता रहा है, इसलिए डेट कह सकते हैं 26 जनवरी को भारत जो है अपना संविधान एक कह सकते हैं कि एक यादगार डेट निश्चित करने के लिए भारत ने अपना संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसके बाद अगर हम देखें तो इसकी आवश्यकता क्यों है? आवश्यकता वह हमने देखा है आज़ादी के तुरंत बाद भारत एक विविधताओं से भरा हुआ देश है। यहाँ अनेक जाति धर्मों के लोग हैं, अनेक भाषा बोलते हैं, तीज त्यौहार अलग अलग हैं। इतनी बड़ी जनसंख्या को कैसे एकता के सूत्र में बांधा जाए? काफ़ी देशों ने भारत का जो सिस्टम था आज़ादी को तुरंत बाद जो व्यवस्था थी उसको देखा, वह क्या भारत आगे के लिए संभल पाएगा? क्या अपना सिस्टम व्यवस्था चला पाएगा? क्या अपना शासन चला पाएगा? लेकिन भारतीय जो नेता थे, राष्ट्रवादी नेता थे, उन्होंने कठिन कह सकते हैं कि रास्ता चुना, लोकतंत्र। लोकतंत्र एक काफ़ी कठिन कह सकते हैं कि शासन व्यवस्था थी भारत के लिए। इतनी विविधता होने के कारण इसको चला पाना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन भारतीय नेताओं ने, राष्ट्रवादी नेताओं ने हार नहीं मानी और एक कठिन रास्ते को चुना और इसको सफल बनाने के पूरे प्रयत्न किए गए। और इसको सफल बनाने का सबसे बड़ा जो सिस्टम था वो संविधान को तैयार करना। भारतीय संविधान जिसको हम बोलेंगे भारतीय संविधान। भारतीय संविधान लोकतंत्र को सफल बनाने का सबसे कह सकते हैं कि मुख्य शासन व्यवस्था थी। और भारतीय संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी? भाई इतनी विविधता होने के कारण ऐसे नियम, ऐसे कायदे कानून बनाने बहुत आवश्यक हैं ताकि देश को एक मजबूत स्थिति में या राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से एकता स्थापित की जाए। इसलिए भारतीय संविधान को जो है तैयार किया गया। इसके बाद आता है भारतीय संविधान में किन किन चीज़ों को लिया गया।
विदेशों से भारत ने काफ़ी चीज़ें जो दूसरे देशों के संविधान में अच्छी अच्छी चीज़ें थी, मान लीजिए ब्रिटेन है, ब्रिटेन से भारत ने क्या लिया, संसदीय शासन प्रणाली, यानी कि जो हमारी भारत में क्या है, संसद सर्वोपरि है, और संसद में कौन जाता है, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, और संसद में कौन कौन आते हैं, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। तो जो हमारी ये व्यवस्था है ये हमने ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, ठीक है, और ज्यादा मजबूती प्रदान करने के लिए। अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से हमने क्या लिया, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार वह भारत के प्रत्येक नागरिक, चाहे अमीर हो गरीब हो, किसी भी धर्म जाति मजहब का हो, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। 7 मौलिक अधिकार स्टार्टिंग में दिए गए थे भारत में प्रत्येक नागरिक को, लेकिन संपत्ति के अधिकार को निकाल दिया गया। 7 में से 1 कम करके 6 बच गए। 6 मौलिक अधिकार प्रत्येक नागरिक को दिए गए हैं, और ये हमने कहाँ से लिया, अमेरिका के संविधान से। इसके बाद हमने फ्रांस के संविधान से, फ्रांस से हमने क्या लिया, भाईचारा, समानता, संप्रभुता, यानी कि ये हमने समानता है, ये सारी चीजें हमने फ्रांस के संविधान से ली। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने क्या लिया, संविधान संशोधन। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने क्या लिया, अफ्रीका से संविधान संशोधन। संविधान संशोधन लिया। भाई संविधान संशोधन क्या है, भाई टाइम चेंज होने के, यानी कि 1950 में संविधान लागू हुआ, अब मान लीजिए 2020 है, तो इन दिनों के या कह सकते हैं टाइम के दौरान बहुत सारी व्यवस्थाएं चेंज हो गई हैं, और इन व्यवस्थाओं के अनुरूप संविधान में बदलाव करना। इसका उदाहरण हम दे सकते हैं कि जब भारतीय संविधान लागू हुआ, वोट डालने की आयु 21 वर्ष थी, लेकिन बाद में उसको चेंज करके क्या कर दिया गया, 18 वर्ष। तो ये क्या था, एक संविधान संशोधन। इसके बाद आता है आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड का यहां से हमने क्या लिए हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत। नीति निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक सिद्धांत भी जिस तरह हमारे मौलिक अधिकार हैं, ठीक उसी प्रकार ये भी देश की नीतियां बनाने में अहम योगदान देते हैं। तो लगभग इसी तरह देश के जो अनेक प्रकार के, दुनिया के अनेक देशों में अच्छी अच्छी चीज़ें थी, वो हमारे देश में हमने शामिल की गई, इनको लागू किया गया। इसके बाद आता है भाई हमने कार्य क्या है, भाई संविधान काम क्या करता है। संविधान की हमारी प्रस्तावना है, प्रस्तावना में जो है हमारे जो चीज़ें फैसिलिटीज़ संविधान में लिखी गई हैं, उनको चाहे समाजवाद है, धर्मनिरपेक्षता है, धर्मनिरपेक्षता है, या कह सकते हैं कि एक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, या सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। मताधिकार जिस पर सारा सिस्टम चलता है, यानी कि 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के स्त्री पुरुष अमीर गरीब कोई भी हो भारत में, उसको क्या है, वोट डालने का अधिकार है। इसको हम बोलेंगे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इसके तहत ये जो हमारे प्रस्तावना में इनको शामिल किया गया है, प्रस्तावना बोलते हैं उसको,
अब कार्य हैं, वह संविधान क्या काम करता है? देश के शासन को कंट्रोल करना, शासन व्यवस्था को कायम करना। वह भारत में क्या है, वह कोई भी कानून है जो संविधान में लिखा गया है वो सभी पर एक समान लागू होता है। मान लीजिए कोई अपराध करता है, वही कानून एक अमीर पर लागू होगा, वही एक गरीब पर लागू होगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। अगर कानून संविधानों को तोड़ता है, या कह सकते हैं कोई भी व्यक्ति अगर संविधान के जो लिखित कानून उनको तोड़ता है, उनको नज़रअंदाज करता है, तो दंड का प्रावधान है। ये हमने पहले ही पढ़े हैं, जैसे विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये हमने पहले पढ़ी हैं 10th क्लास में। तो सबसे पहले विधान पालिका क्या करती है? कानून निर्माण करती है, कानून बनाना विधान पालिका का काम है। और ये कौन बनाते हैं? जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि। लोकतंत्र होने के कारण जो प्रतिनिधि जनता के द्वारा चुने जाते हैं वो विधान पालिका में बैठते हैं, या कह सकते हैं संसद में बैठते हैं, कानून तैयार करते हैं, देश के लिए भविष्य के लिए अच्छे कानूनों का निर्माण करते हैं और कानून बनाते हैं देश के लिए। दूसरा आता है कार्यपालिका। इनका काम है जो कानून विधान पालिका ने बनाए उनको लागू करना। ठीक है, कार्यपालिका काम है, इसमें हमारे कर्मचारी वर्ग आता है और उनका काम है जो विधान पालिका द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उनको लागू करना, और न्यायपालिका उनकी रक्षा करती है। जो हमारी सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय, ऐसे मामले जो हैं, अगर मान लीजिए हमें मौलिक अधिकार मिले हैं, वह हमें कोई भी शिक्षण संस्थान है, या कह सकते हैं वोट डालने का अधिकार है, या शिक्षण संस्थानों में दाखिला या कैसे शिक्षा लेने का अधिकार है हमारा, तो उसके अकॉर्डिंग अगर कोई संस्था में दाखिला देने से इनकार कर रही है तो उसके खिलाफ हम कोर्ट की शरण ले सकते हैं, क्योंकि हमारा मौलिक अधिकारों में हमें इस प्रकार के अधिकार मिले हैं और उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये कार्य यानी कि देश के सिस्टम को सुधारना मौलिक अधिकारों में, या कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में लिखित रूप से दिया गया। उसके बाद कार्यों में हमारे जो कर्मचारी वर्ग है उनकी व्यवस्थाएं करना, काम करना, इनकी जो एक सीमा निश्चित है, वह हमने कहाँ तक अपने कानूनों का अधिकार का प्रयोग करना है। मान लीजिए हमें अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है, वह हम खुलकर हमें मौलिक अधिकारों में मिला है कि हम अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, लेकिन विचार कैसे होने चाहिए ताकि जो सामने वाला है उसको नुकसान ना हो। हम अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, किसी जाति धर्म के नाम पर किसी को गालियाँ नहीं दे सकते, वो फिर दंडनीय है, लेकिन हमारे मौलिक अधिकारों में एक लिमिट है कि वहाँ तक हम जाकर मौलिक अधिकार या उसका हम उपयोग कर सकते हैं। तो ये हमने आज फर्स्ट जो लेसन है, संविधान क्यों और कैसे, किसी भी देश के लिए संविधान क्यों ज़रूरी है। मान लीजिए इसका एक उदाहरण देते हैं, हम किसी भी घर को चलाने के लिए, अपने परिवार है, एक घर को चलाने के लिए कुछ कायदे और कानून आवश्यक होते हैं। अगर कायदे किसी घर के नहीं होंगे, कायदे और कानून, वो लंबे समय तक नहीं चल सकता। उसी प्रकार किसी देश को संगठित करने के लिए और बड़े देश को, भारत जैसे बड़े देश को जिसकी जनसंख्या विश्व में दूसरे नंबर पर है, उस भारत जैसे देश को चलाने के लिए इस प्रकार के संविधान की आवश्यकता है और ज़्यादा मजबूती प्रदान करने के लिए। और भारत का जो संविधान है दुनिया में अद्भुत है। भारत की दो चीज़ें अद्भुत हैं, लोकतंत्र। लोकतंत्र क्यों अद्भुत है? भारत का लोकतंत्र दुनिया में दूसरे नंबर पर जनसंख्या होने के कारण यहाँ इतनी विविधताएं हैं। भारत में अनेक जाति के लोग हैं, धर्मों के लोग हैं, भाषा बोलने वाले हैं, इतनी ज़्यादा विविधता होते हुए भारत में लोकतंत्र इतना मजबूत क्यों है? दुनिया में किसी भी देश में नहीं है। अधिकतर देशों में लोकतंत्र बनता रहा है, टूटता रहा है, तानाशाही सरकारें बनी है, सैनिकों का तख्ता पलट हुआ है, लेकिन भारत में आज़ादी से आज तक इस प्रकार की कोई समस्याएं उत्पन्न नहीं हुई हैं। उसके बाद आता है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान आज भी 1947 से भारत आज़ाद हुआ, 1950 में भारतीय संविधान को लागू किया गया, लेकिन आज भी भारत क्या है, उसी संविधान पर चलता आ रहा है।
समय के अकॉर्डिंग उनमें संशोधन कर दिए जाते हैं। आपको बताया था अभी संविधान संशोधन क्या होता है, समय के अकॉर्डिंग उनमें संशोधन कर दिए जाते हैं और संशोधनों के अनुसार ही जो भविष्य में कह सकते हैं हम बदलाव करते चले जाते हैं और संविधान को मजबूती प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार हमारा ये फर्स्ट लेसन था 11th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का। बच्चे इस वीडियो को देखने के बाद अच्छी तरह से लेसन को पढ़ें, बुक को पढ़ें। फिर भी कोई समस्या है या प्रॉब्लम आती है तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर जो है आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।